नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। चिट फंड संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल। अर्थव्यवस्था पर कल हुई अल्पकालिक चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, मंदी का कोई खतरा नहीं, उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने वाले बिल पर लोकसभा में होगा विचार। टैक्सेशन कानून संशोधन बिल भी एजेंडे में शामिल। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 सदन में होगा पेश। एसपीजी संशोधन बिल समेत 3 अहम विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे आज लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, कांग्रेस का स्पीकर और एनसीपी का होगा उप मुख्यमंत्री। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चतरा और गढ़वा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जेएमएम, कांग्रेस और जेवीएम के नेताओं की भी रैलियां। पहले दौर की 13 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान। और गोवा में जारी 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन आज। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर होने वाले समारोह में शामिल होंगी कई हस्तियां। संगीतकार इलैयाराजा, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज समेत कई हस्तियां विशेष पुरस्कार से होंगी सम्मानित। और सबसे पहले खबरें संसद सत्र से जुड़ी हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज चौथा दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। इस पर आगे की चर्चा होगी। साथ ही ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा से खिलवाड़ करने के लिए स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल के मुद्दे पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण भी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल की उच्च स्तरीय यात्राओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विदेश नीति का संवर्धन करने के लिए सरकार के प्रयासों के संबंध में बयान भी देंगे। वहीं लोकसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। टैक्सेशन विधि संशोधन विधेयक 2019 और दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने वाले बिल पर सदन में चर्चा होनी है, जबकि औद्योगिक संबंध संहिता 2019 सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। सदन में विधेयक पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26 नवंबर को विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा कि इसके जरिए चिट फंड कंपनियों को पारदर्शी बनाया जाएगा और गरीबों के हितों को संरक्षित किया जाएगा। विधेयक में चिट फंड की मौद्रिक सीमा को 3 गुना बढ़ाने और फोरमैन के कमीशन को 7% करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में चिटफंड की परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। विधेयक का मकसद चिटफंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास में आ रही अड़चनों को दूर करना और लोगों तक बेहतर वित्तीय पहुंच बनाना है। साथ ही विधेयक में पारदर्शिता, ग्राहक की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक भी आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। संसद की मंजूरी के बाद यह बिल इसी साल 18 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके मुताबिक ई सिगरेट का किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण या विज्ञापन अपराध माना जाएगा
और पहली बार अपराध के मामले में 1 साल तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों लगेगा, जबकि अगली बार अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण के लिए भी 6 महीने तक कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अब ई सिगरेट के मौजूदा भंडारों के मालिकों को खुद ही नजदीकी पुलिस थाने में इसे जमा कराना होगा। और इससे पहले कल लोकसभा से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक पास हो गया। I have broadly explained why we thought it as an emergent measure to bring about a legislation to ban e-cigarettes in the country, why we had to do it in the form of an ordinance, and I would seek the indulgence of the honorable members of the parliament to the same extent and in the same spirit in which they have addressed this debate, because all of you were unanimous in one fact that we must do the extreme possible to actually ensure that we curb, eliminate, eradicate this tobacco menace in this country and help the whole world fight, strengthen the fight against the tobacco companies, which it has been doing so aggressively since 2002. की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति या मालिकाना हक प्रदान करने को कानूनी ढांचा देने के मकसद से लाए गए विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण है। इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। साथ ही टैक्सेशन कानून संशोधन बिल भी आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इस विधेयक में विनिर्माण क्षेत्र में उतरने वाली नई देसी कंपनियों के संबंध में टैक्सेशन के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली घरेलू नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर घटाकर 15% करने का फैसला किया था। ये विधेयक आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम 2019 के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए 20 सितंबर को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। आइए सीधा हम रुक करते हैं संसद भवन परिसर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, उच्च सदन के एजेंडा हम देख रहे हैं तो चिटफंड संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी रहनी है। ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक भी उच्च सदन की कार्यसूची में है और इसके अलावा बताइए कुल मिलाकर किस तरह से खास एजेंडा आज उच्च सदन में रहने वाला है। जी हाँ प्रीति, देखिए कल हमने देखा कि किस तरह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है देश में उस पर एक सार्थक चर्चा हुई उच्च सदन में। और अगर आज की बात करें तो 2 अहम विधेयक हैं। जो एक चिटफंड है जो पहले ही राज्यसभा में डिस्कस किया जा चुका है और आज उम्मीद है कि ये पारित कर दिया जाएगा। चिटफंड अमेंडमेंट बिल से जो पूरा चिटफंड सेक्टर है उसकी किस तरह से सुनिश्चित ग्रोथ हो ये इंश्योर करेगा ये बिल। और साथ ही साथ जो दूसरा बिल है वो ई सिगरेट्स पर जो पाबंदी लगाता है, जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है। देखिए सरकार लगातार कहती आई है कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है एडिक्शन में, और ताकि जो देश के बच्चे हैं, जो बाकी लोग हैं, उनमें ये जो हैजर्डस इम्पैक्ट है वो ना पड़े, इसके लिए बिल बेहद अहम है और पहले ही ऑर्डिनेंस आ चुका है। तो ये 2 बेहद अहम बिल हैं जो आज राज्यसभा में आएंगे। इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन है, जो पेगासस स्पाईवेयर है उस पर जो संसद सदस्य सरकार से कॉलिंग अटेंशन ध्यान आकर्षण करेंगे और इसके बाद सरकार का जवाब आएगा। देखिए सरकार लगातार कह चुकी है कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और व्हाट्सएप ने खेद भी प्रकट किया और कहा है कि वो सरकार के साथ और कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज कॉलिंग अटेंशन मोशन भी होगा राज्यसभा में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम अहम जानकारी को संसद भवन परिसर से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर
कुछ सुस्त हुई है, लेकिन मंदी जैसे हालात नहीं है और ना होने दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के हित में हर फैसला लिया है और आर्थिक विकास दर को रफ्तार देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में एफडीआई में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू में रखा है। The steps that are being taken are taken in the interest of the country. So it could be that I will definitely refer for comparability's sake some data. Every step that is pertaining to different sectors, whether it is MSME, whether it is banks, and so on. So 32 steps were taken across the board, which I review on a weekly basis, and many of which are showing definite results. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी से कई फायदे हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिली है। करदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिशों से बैंकों के एनपीए में कमी आई है। बैंकों को 70,000 करोड़ की पूंजी दिए जाने से बाजार में नकदी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि धन शोधन और दिवालिया कानून के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। Between 2014 and 19, the GDP accelerated 7.4% in 14-15, 8% in 15-16, 8.2 in 16-17, before the lagged effect of the twin balance sheet set in. And as a result, private investment started suffering because the NPAs were still alive in the banks. They didn't have additional money to go on investing further. The principal doesn't come, the interest doesn't get serviced. You are an NPA. With many number of NPAs, banks have no business to do because their core investment, which is money which has to go out, was not there with them. So recapitalization was essential in the interest of the country, and that's what the Prime Minister clearly has advised me to do, and therefore 70,000 crores were given to the banks. And that has helped. And that has helped, I'll tell you, that when people started telling there's no liquidity, people started telling liquidity is not there at all. With the help of Reserve Bank of India, I've met up with both the public sector banks and the private sector banks, proved that it was not for want of liquidity, but the flow of liquidity was not happening. सभापति एम वेंकैया नायडू ने वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से व्यवधान डालने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदस्यों में धीरज होना चाहिए कि वो मंत्री के जवाब को ध्यान से सुने, उसके बाद वो अपनी असहमति जता सकते हैं। The moment the minister started talking, you can't make running commentary or you can't express your disagreement with the minister. That's not the way. Please see to it that when you raise issues, and that to issues of such national importance, you must have the patience to hear the minister. And if still at the end of the reply of the minister, there is no rule that you should get satisfied, because sometimes you may not be satisfied, then the best way is working out. That has been the accepted practice of parliamentary system in our country. विशेष संरक्षक ग्रुप यानी एसपीजी संशोधन विधेयक 2019 कल लोकसभा में पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि संशोधन के बाद इस अधिनियम के तहत एसपीजी सुरक्षा वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दी जाएगी, जो प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ आधिकारिक तौर पर रहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं, उन्हें भी 5 साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी। प्रतिष्ठित एसपीजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री, उनके परिजनों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। एसपीजी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो कोई बाहर से नहीं आते, स्वर्ग से नहीं आते। वो सीआरपीएफ की ही कुछ जवान होते हैं, वो बीएसएफ के ही कुछ जवान होते हैं, वो अन्य एजेंसी के ही कुछ जवान होते हैं। वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना है जिसमें अनेक सुरक्षा बलों के जवान इकट्ठा होकर एक एजेंसी बनती है। मैंने पहले भी कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये प्रधानमंत्री जी की न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, उनकी ऑफिस, उनके कम्युनिकेशन, उनके निवास पर उनके काम करने का जगह,
उनका आरोग्य, ये सारी चीजों की चिंता करने के लिए बनाया है और इसीलिए इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा है। और ये आगे बताते थे अब बदला तब बदला, 5 बार बदल हुए, 5 बार बदल मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। रिकॉर्ड पर एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए हैं ये 5 बार बदल। पहली बार बदल लोकसभा में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक भी पारित हो गया। संसद की मंजूरी के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो जाएगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के बाद देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह जाएगी। दमन दीव और दादर नागर हवेली के बीच महज 35 किलोमीटर की दूरी है, जिनके विलय से प्रशासनिक कामों के लिए जनता को आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों की बचत होगी और दोनों का एक बजट होने से प्रशासन बेहतर होगा। एसटी का रिजर्वेशन ऐसी रहेगा, संविधान के आधार पर जो रिजर्वेशन होगा एससी का हो, एसटी का हो, एससी का हो, वो रिजर्वेशन वैसे ही लागू होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। ये कैपिटल होगा, इसका कैपिटल का नाम होगा दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव। इसका नाम पूरा एक यूटी का नाम होगा। और सबसे ज्यादा इस विकास के विषय पर आने वाले दिन में ध्यान देना चाहिए। इसका प्रपोजल दोनों यूटी से भी आया, यूटी के अधिकारी, यूटी के जनता के तरफ से ही ये प्रपोजल आया। इधर दिल्ली में बैठ के हम नहीं किया है, उधर से प्रपोजल आया। वो प्रपोजल के आधार पर सरकार ये कदम उठाए, ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 5 अहम सांविधिक निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। इनका चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए एक सदस्य का चुनाव होना है, जिसके नामांकन की आज आखिरी तारीख है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है और जरूरी होने पर चुनाव 10 दिसंबर को 11 बजे से 2 बजे के बीच कक्ष संख्या 63 संसद भवन में होगा। वहीं मसाला बोर्ड के एक सदस्य के चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख 29 नवंबर है। इसका चुनाव भी 10 दिसंबर को होगा। वहीं खैर बोर्ड और केंद्रीय रेशम बोर्ड से भी एक सदस्य के चुनाव के लिए भी नाम वापसी की आखिरी तारीख 29 नवंबर है। इसके लिए मतदान 6 दिसंबर को होना है। और आइए अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उद्धव ठाकरे को मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शाम 6:40 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कई मंत्रियों की भी शपथ लेने की उम्मीद है। मनोहर जोशी और नारायण राणे के बाद इस पद पर काबिज होने वाले उद्धव ठाकरे शिवसेना के तीसरे नेता होंगे। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करके उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलेगा, जबकि एनसीपी को उप विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलेगा। स्पीकर के बारे में भी हमारी तीनों पार्टियों में आम सहमति बन चुकी है। कोई भी प्रकार की अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। स्पीकर होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, डेप्यूटी स्पीकर होंगे एनसीपी की ओर से। उप मुख्यमंत्री के बारे में ये स्पष्ट है कि उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और खबर झारखंड से, जहां पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य में पहले चरण की 13 सीटों पर मतदान 30 नवंबर को होना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे और इस चरण में 13 सीटों पर होने वाले मतदान में कुल 189 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। इनमें 15 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं और इन सीटों पर होने वाले मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर राव, मौजूदा मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, 9 पूर्व मंत्री, 10 मौजूदा विधायक, 1 पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर होगी।
वहीं गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड के चतरा और गढ़वा में विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे। कुछ और अहम खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जल्द वार्ता बहाली की उम्मीद जताई है। उन्होंने फिलिस्तीन की जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर फिलिस्तीन के लिए भारत का मजबूत समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन की जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर फिलिस्तीन के लिए भारत का मजबूत समर्थन को दोहराया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर हमें समग्र और वार्ता के जरिए समाधान की दिशा में बढ़ने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जल्द वार्ता बहाली की उम्मीद है। श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। चुनाव में मिली जीत के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले राजपक्षे की यह पहली विदेश यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीलंकाई राष्ट्रपति की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। इस दौरान दोनों देशों का आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया को संबोधित करेंगे। अपनी भारत यात्रा में राजपक्षे की कोशिश भारत से नया निवेश जुटाने की भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आ रहे राष्ट्रपति राजपक्षे का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके अलावा वो कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शरीक होंगे। शुक्रवार सुबह श्रीलंका के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में सलामी गार्ड के साथ औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। और अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धता जताने वाले देशों की ओर से उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है। इनमें कहा गया है कि अगर दुनिया भर के देशों की ओर से बिना देरी के और प्रयास नहीं किए गए तो तापमान में कमी लाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मिलकर काम करने की बात कही है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2019 उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 2015 के पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को मजबूती से लागू करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कदमों से वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के स्तर के भीतर रखना मुमकिन नहीं है और तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और 2018 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बुधवार को करीब 3.31 लाख और आवास के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत सहायता प्राप्त ऐसे आवासों की संख्या 96.5 लाख हो गई है। एक बयान के मुताबिक मंजूरी में 6 राज्यों में 6,368 इकाइयों के निर्माण के लिए 6 लाइट हाउसेज प्रोजेक्ट्स यानी LHP शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि PMAY शहरी के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 49वीं बैठक में 15,125 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 3,31,075 आवास के निर्माण के लिए भागीदार राज्यों के 606 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और एक नजर खेल की दुनिया में डालते हैं। बात करेंगे हॉकी की। 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट ओडिशा में आयोजित कराया जाएगा। हॉकी इंडिया और ओडिशा सरकार के खेल विभाग ने साझा तौर पर ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। हॉकी विश्व कप के मुकाबले 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 के बीच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले ओडिशा और राउरकेला में स्थित हॉकी स्टेडियम में होंगे। वहीं विश्व कप की मेजबानी मिलने पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की है।
गोवा के पणजी में चल रहे भारत के 50वें फिल्म महोत्सव 2019 का आज समापन हो जाएगा। समापन समारोह आज शाम पणजी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में होगा। इस दौरान फिल्म निर्माता और संगीतकार इलैयाराजा, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज, अभिनेता अरविंद स्वामी और मंजू वोहरा को लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर होने वाले इस समारोह में हरिहरन के अलावा कई हस्तियां अपनी प्रस्तुति भी देती नजर आएंगी। समापन समारोह में प्रतियोगिता खंड की पुरस्कृत फिल्मों और उससे जुड़ी घोषणाएं भी होनी हैं। और देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम में एक तरह से बदलाव ला दिया है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने सामान्य जनजीवन पर भी असर डाला है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और एक नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों में मौसम के हाल पर। नमस्कार।